नमस्कार साथियों, हिंदी पथ पर आपका एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, यहाँ पे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम यहाँ पर फिर उपस्थित हैं और हम आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करते होंगे और पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। साथियों, अपने तैयारी में आप जुटे रहिए। ये ना देखिए कि हमारा जो है एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आया है, वो कब आ जाए इसका कोई पता नहीं है। तो इसीलिए पढ़ाई के दौरान बिल्कुल भी रुकना नहीं है। यदि रुक जाते हैं तो हमारा फिर से उस लय ताल से पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए अपनी तैयारी को बना के रखिए, हमेशा उसी में लगे रहिए। इधर उधर की बातों से हमारा दिमाग जो है वो समझ लीजिए एक कुंद सा हो जाता है। तो उसको छोड़ करके केवल पढ़ाई की ही बात करिए, ताकि हम जो है अपनी सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। साथियों, यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाखर या गहन व्यथा। गंधारी पत्थर थी उस श्रीहद मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी। तो यहाँ पे सी सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के यहाँ पे लेखक पूछा जा रहा है कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे भी डी सही है। इसके लेखक जो हैं वो मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश के 2-3 नाटक और यहाँ पे जो है देखने को मिलते हैं। तो उसमें से आषाढ़ का एक दिन हो गया, ये एक नाटक ये हो जाता है। और उसके बाद एक है लहरों के राजहंस आधे अधूरे। ये जो 2-3 नाटक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मोहन राकेश जी के। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाता है। यहाँ पे आंसर डी सही हो जाता है। उतना वह सूरज शंभुनाथ सिंह, यहाँ पे जो डी है वो सही। उतना वह सूरज शंभुनाथ सिंह सुमेलित नहीं है, क्योंकि उतना वह सूरज जो है उसके लेखक भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। भारत भूषण अग्रवाल के कुछ महत्वपूर्ण काव्य संग्रह जैसे छवि के बंधन है, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, अनुपस्थित लोग आदि ये महत्वपूर्ण कुछ उनकी रचनाएं हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसको एकदम बिल्कुल तैयार करना है। साथियों, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है। तो यहाँ पे ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी या फिर डी। तो यहाँ पे भवानी प्रसाद जी का संबंध जो है वो मध्य प्रदेश से माना जाता है, जिनका जन्म 1913 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। ये प्रयोगवाद के अंतर्गत दूसरे सप्तक के कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह जी का नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं और हाँ में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है। यहाँ पे कुछ कविताएं आज अभी आँखों से कल तुमसे होड़ है। तो यहाँ आज अभी आँखों से, ये सी जो है यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की है। तो यहाँ पे ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है। यहाँ पे डी सही हो जाता है। ये गद्य काव्य है। क्या है ये? गद्य काव्य है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब काव्य विधा की रचना की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो है क्या है, ये गद्य काव्य के रूप में जाना जाता है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जैसे कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं इतने अपने पास, बात बोलेगी टूटी हुई बिखरी हुई, उदिता कल तुमसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश आदि इनकी कुछ महत्वपूर्ण हैं। और यदि शमशेर बहादुर जी को देखा जाता है तो ये ऐसे कवि हैं आधुनिक युग के कि इनकी 1-2 रचनाएं परीक्षा में जरूर पूछी जाती हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि शमशेर बहादुर हाइकू किस देश की काव्य शैली है। तो स्पेन की है कि जापान की है, जर्मन की है या फिर चीन की है। तो हाइकू जो है वो पूछा जा रहा है क्या है। तो हाइकू ये जापान की हो जाएगी। जापान देश की काव्य शैली है। हिंदी में हाइकू के सफल प्रयोग का श्रेय अज्ञे जी को दिया जाता है। इन्होंने छठे दशक 1960 में अरि ओ करुणा प्रभामयी में अनेक हाइकू नुमा छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं जो हाइकू के बहुत निकट हैं। तो हाइकू जो है कहाँ का हो जाता है। तो ये जापान का हो जाता है। और यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कि इसमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो यहाँ पे
सही हो जाता है यहाँ पे सी, शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरी सप्तक में संकलित हैं। ये शकुंतला माथुर जी जो हैं, इनकी रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं और ये पहली महिला हैं जो सप्तक में इनका नाम आया है। दूसरी सप्तक की कवयित्री हैं, तहातार सप्तक से इनका संबंध है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि हिम किरीटनी जगन्नाथ दास रत्नाकर का, वैदेही वनवास माखनलाल चतुर्वेदी का, उद्धव शतक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, या फिर पथिक राम नरेश त्रिपाठी का। तो यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे रचनाएं दी हुई हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन इसमें सुमेलित है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो पथिक है वो हो जाएगा किसका, तो यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी जी का हो जाएगा। हिम किरीटनी यदि देखा जाता है तो यहाँ पे ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का हो जाता है। यदि उद्धव शतक की बात की जाती है तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की हो जाती है। उसके बाद जो वैदेही वनवास है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। तो यहाँ पे जो पथिक है वो राम नरेश त्रिपाठी जी की जो रचना है, ये यहाँ पे डी सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि इनमें से कौन सी रचना एवं उसी रचनाकार युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, डी यहाँ पे सही होता है। रसवंती सियाराम शरण गुप्त की यहाँ पे है, जबकि रसवंती जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना यहाँ पे मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि केवल सूक्ष्म का सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे किसने किया है, तो यहाँ पे महादेवी वर्मा जी ने किया है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया, तो महादेवी वर्मा जी ने। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है। तो व्यंग्यपरक की बात जब की जाती है तो तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता है, सरोज स्मृति है या फिर तोड़ती पत्थर। तो व्यंग्यपरक की बात आती है तोड़ती पत्थर, मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर देखा। ये उनकी काफ़ी व्यंग्यपरक जो है कविता के रूप में निराला जी की ये कविता जो है प्रसिद्ध है। मौर्य विजय किसकी रचना है। यहाँ पे है कि मौर्य विजय किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, श्याम नारायण पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है बी, ये सियाराम शरण गुप्त की रचना मानी जाती है, जो मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई के रूप में जाने जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, ये काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाता है कि यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त की रचना है कि मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। तो ये पंक्ति ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति हो जाती है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित ये महत्वपूर्ण पंक्ति है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति के रूप में देखा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, राम तुम्हारा चर्चित स्वयं ही काव्य है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यहाँ पे ये है कि यह किस कवि ने कहा है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर सही हो जाता है ए, मैथिली शरण गुप्त की ये भी रचना है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए यह सहज संभाव्य है। तो यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। यदि पंक्तियों की बात की जाती है तो पेपर की दृष्टि से पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि एक दो पंक्तियां उसमें ज़रूर पूछी हैं। पिछले साल में तो कम से कम 3, 4, 5 पंक्तियां पूछी गई थे। उसके बाद कथन भी पूछा गया था 4-5, तो कुल मिला के 8 प्रश्न जो है वहाँ से आए थे, जहाँ कथन और ये जो पंक्तियाँ पूछी जाती हैं यहाँ से था। तो पंक्तियों को भी रटते हुए चलना है। जितने भी काव्य पंक्तियाँ आती है आने वाली हैं तो उनको एकदम अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पे एक पंक्ति है कि
जैसे हमको याद आई है कि सानों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये पंक्ति यदि पूछी जाती है तो दिनकर जी की हो जाती है। तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति ये हो जाती है। दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला, ये हरिऔध जी की पंक्ति है। ऐसी ही महत्वपूर्ण पंक्तियों को उसमें काव्य जो है प्रश्नों को वहाँ पे समाहित किया जाता है यदि पेपर में देखा जाए तो। यहाँ पे हम प्रश्न लेते हैं अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध जी का है? तो पद्म प्रसून है, मृत्युंजय है, या फिर प्रेम पचीसी, या फिर देवसभा है। तो यहाँ पे अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध जी की ये उपाध्याय जी का यहाँ पे पूछा जा रहा है काव्य ग्रंथ इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पद्म प्रसून, अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध जी का यहाँ पे है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त हैं, राधा कृष्णन हैं, राधा कृष्णदास हैं, या फिर श्रीधर पाठक हैं, या अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध हैं। तो स्वच्छंदतावाद का यहाँ प्रवर्तक देखा जाता है तो यहाँ पे आंसर हो जाता है सी, जो श्रीधर पाठक हैं वो स्वच्छतावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, या फिर डी हो जाएगा। तो जो हिंदी पुनर्जागरण काल है वो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है सी, भारतेंद्र युग को कहा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया पद्माकर की है, देव की है, केशव की है, या फिर भूषण की है। तो रसिक प्रिया की जहाँ तक बात की जाए तो यह आंसर यहाँ पे सही हो जाता है सी, कि केशवदास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना के रूप में रसिक प्रिया प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि जिन दिन देखे वह कुसुम गई सो बीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, किस कवि की हैं? तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, या फिर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे पंक्ति जो है वो यहाँ पे बिहारी जी की पंक्ति है कि जिन दिन देखे वह कुसुम गई सो बीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। तो यहाँ पे जो ये पंक्तियाँ पूछी गई हैं ये बिहारी जी की हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि ऋतुवर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने किया नहीं है। आचार्य शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के लिए कहा गया है? तो यहाँ पे बिहारी हैं, घनानंद हैं, सेनापति हैं, या फिर पद्माकर हैं। तो यदि ऋतुवर्णन के हिसाब से ये देखा जाता है और यदि शुक्ल जी का कथन देखा जाए तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि सेनापति की है ये। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि दृग ऊर्झट टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीत, यह कथन किस कवि का है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए है, बी है, सी है, या फिर डी है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि बिहारी का ये प्रसिद्ध दोहा है कि दृग ऊर्झट टूटत कुटुम जुरत चतुरचित पीत परत गाठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीत, ये हो जाएगा बिहारी का। दूसरी पंक्ति यदि देखा जाए ऐसे ही बहुत सारे कवि हैं, जैसे की एक पंक्ति है कवि व्यास रस कंवल पूरी दुरही नियर भा दूरी, ये हो जाएगा। या तुलसीदास की पंक्ति देखी जाए तो हो जाएगा कि खेती ना किसान को भिखारी का न भीख भली। और ऐसे ही कबीरदास की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है हरि जननी मैं बालक तेरा, हरि जननी मैं बालक तेरा। तो ये ऐसे ही विभिन्न प्रकार की ये जो पंक्तियां हैं ये भक्ति काल के जितने भी प्रसिद्ध कवि हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो उनको जो है अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। जितने भी निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा काव्य निर्णय भिखारीदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, या फिर अगला यहाँ पे है कि रस विलास चिंतामणि, या फिर भाव विलास केशवदास। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है आंसर यहाँ पे डी सही हो जाता है कि भाव विलास जो है वो केशवदास की रचना नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि भाव विलास, या फिर अष्टयाम, या फिर अलंकार गंगा, या फिर सुजान विनोद। तो यहाँ पे जो रचना है वो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि अलंकार गंगा ये रचना कवि देव की नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कुछ
कुछ विरह ताब की अनुक्तियों से दूर की सूक्ष्म और नायुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के लिए कहा गया है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो हो जाएगा बिहारी जी के लिए, बी प्रश्न यहाँ पे सही हो जाता है। जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रवीण की प्रति जात जकी, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए है कि यहाँ पे ए सही है या फिर बी या फिर सी या फिर डी। तो ये पंक्तियाँ हैं वो किसकी यहाँ पे पूछी जा रही किसकी हैं? तो यहाँ पे हो जाता है कि ये पंक्तियाँ हो जाएंगी किसकी? ब्रजनाथ की ये पंक्ति यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनकी सी विशुद्ध और सरस शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य की अपूर्व हुआ वह वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में सही है? तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी या फिर डी। तो किसके लिए ये कथन सही रहेगा? ये है घनानंद जी के बारे में उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न है कि सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोर अरध करिको बरजय हम खात। यहाँ से एक बार फिर से हम पढ़ेंगे इसको। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोर अरध करी को बरजय हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का यहाँ पे निष्पन्नता किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए अमृत है, कि बी खीर है, या फिर विष है, या फिर कल्प वृक्ष का फल है। तो यहाँ पे किस फल को यहाँ पे वर्जित बताया गया है? तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है सी, विष को यहाँ पे वर्जित बताया है। किसने बताया? सूरदास ने। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन के कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। डी यहाँ पे प्रभु हो सब पतितन सो राजा, पर निंदा मुख पूर रहो जग, यह निशान निज नित बाजा। पंक्ति सूरदास द्वारा लिखित है। अब यहाँ पे यही बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो ए यहाँ पे सही हो जाता है। सूरदास में कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे गलत पूछा है पहला। यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो राधा वल्लभ का संप्रदाय का जो समर्थन है वो हित हरिवंश ने किया, माधवाचार्य ने, गोपीनाथ ने या फिर गोपाल भट्ट ने। तो इसका जो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन पूछा जा रहा है किसने किया है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि हित हरिवंश जी ने इसका प्रवर्तन किया। राधा वल्लभ का यहाँ पे हित हरिवंश जी ने इसका प्रवर्तन किया। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से था? तो यहाँ पे है ज्ञान मार्गी से, प्रेम मार्गी, राम भक्ति या फिर कृष्ण भक्ति शाखा से। यहाँ पे आंसर सही हो जाता है सी कि ये राम भक्ति से इनका जो है संबंध था। किसका? तो स्वामी अग्रदास का। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, यह पंक्ति इसमें से किस कवि सी की है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, ये रहीमदास जी की पंक्ति है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी। तो ये जो है संवाद जो है ये सुंदर कांड से ये यहाँ पे वर्णित है। अगला यहाँ पे है जैसे सीता त्रिजटा संवाद रामचरित सुंदरकांड में वर्णित है। सुंदरकांड की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे लंका दहन है, राम सेतु बनाना है इत्यादि। ध्यातव्य है कि रामचरित में कुल 7 कांड है। कभी कभी ये कांड भी पूछ लिया जाता है कि उसमें कितने कांड हैं और उसका सीरियल वाइज लगाना रहता है। तो पहले बाल कांड हो जाता है, फिर अयोध्या कांड, फिर अणय कांड, फिर किष्किंधा, उसके बाद सुंदरकांड, फिर लंका कांड, उसके बाद उत्तरकांड यहाँ पे होता है। अगला यहाँ पे है कि इसमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि आखिरी कलाम है, कि अखरावट है, या फिर पद्मावत है, या फिर चित्रावली है। तो कौन सी रचना उनकी नहीं हो जाएगी, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसमें से कौन सी रचना नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे हो जाएगा डी। यहाँ पे चित्रावली ये रचना जो है वो उस्मान की है, इनकी नहीं है। अगला यहाँ पे है सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो यहाँ पे हो जाएगा मधुमालती, मृगावती, माधवानल कामकांडला या फिर क्या हो जाएगा पद्मावत। तो इसमें आंसर जो है सही हो जाता है डी, यहाँ पे पद्मावत हो जाएगा, क्योंकि ये सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में ये जानी जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना काफ़ी प्रसिद्ध है ये। इसमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है, तो यहाँ संत कवि नहीं पूछा जा रहा है, कौन सा कवि संत नहीं है, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी या फिर डी। तो इसमें से कौन हो जाएगा आंसर, यहाँ पे सही हो जाता है डी, तुलसीदास जो हैं वो कवि। इसमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है, तो तुलसीदास संत कवि नहीं है। हरणेवाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो हरणेवाड़ी हो जाएगा ए रैदास का, रज्जब का, दादू दयाल या फिर गुरु नानक का। तो हरणेवाड़ी जो है वो किसका हो जाता है आंसर, यहाँ पे सही हो जाता है सी, दादू दयाल का ये हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भ्रमर गुफा के दूसरा उपर्युक्त नाम है, तो यहाँ पे ब्रह्मरंध्र हो जाएगा, हरदेश हो जाएगा, नभी चक्र हो या फिर मूलाधार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे सही हो जाता है ए, ब्रह्मरंध्र हो जाता है। अगला प्रश्न है कि रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था, तो नसीम खान था, नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल या फिर सैयद इब्राहिम। तो आंसर सही हो जाता है सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये भट्ट केदार हैं, श्रीधर हैं या फिर जगनिक हैं या फिर चंद्रवरदाई। आंसर सही हो जाता है सी कि ये जगनिक है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि का यहाँ पे नाम बताना है कि कौन से कवि हैं खड़ी बोली कविता में उसका सृजन करने वाले। तो ए हो जाएगा, बी, सी या फिर डी। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कौन सा, यहाँ पे ए सही होता है अमीर खुसरो। अगला यहाँ पे है कि अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए हो जाएगा, बी या फिर सी या फिर डी। तो इनको तोते हिंद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो इनको तोते हिंद कहा जाता था। ये यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका कथन है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो ये आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कौन सा, यहाँ पे डी सही हो जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, ये परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग हर एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो ये हो जाएगा, ये आंसर डी रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए में या फिर बी में या फिर सी में या फिर डी में, किसमें कड़वक शैली का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, तो सी यहाँ पे पाहुड़ दोहा में किया गया है। पाहुड़ दोहा कड़वक शैली का प्रयोग इसमें हुआ है और यह जम्बू स्वामी चर्यू है। उसके बाद पाउन चर्यू महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जो 3 रचनाएं ऐसी थी जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है, उसको हमने यहाँ पे आप लोगों के साथ ये जो है शेयर किया है। आप लोग इसको अच्छे से तैयार करें। विद्यापति इसमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहे गए, तो कौन सी रचना है, तो ए हो जाएगा, बी या फिर सी या फिर डी। तो आंसर इसमें सही हो जाता है ए कि ये पदावली के से ये काफ़ी इनको प्रसिद्धि मिली। अगला है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, पुरानी हिंदी, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया, तो आचार्य यहाँ पे रामचंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया पुरानी हिंदी का नामकरण। किसने किया, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने इसे प्रकृताभास कहा है, जबकि भोला शंकर व्यास जी ने इसे आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। तो एक ही मतलब जो हिंदी है उसी को किसी ने पुरानी हिंदी कहा है, उसी को किसी ने प्रकृताभास कहा है और किसी ने उसी को अवहट्ट कहा है और किसी ने उसको अपभ्रंश कहा है। तो जो अपभ्रंश थी उसी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा है, पुरानी हिंदी कह दिया है। तो यही चीज़ें पूछता है कि प्रकृताभास किसने कहा है,
तो शुक्ल जी ने कहा है। यदि अवहट्ट पूछा जाता है किसने कहा, तो भोला शंकर व्यास ने कहा है। यदि जो है पुरानी हिंदी पूछा जाता है तो यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए सही है, यहाँ पे ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे ए सही हो जाता है कि यहाँ पे किसने किया है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है। तो उन्होंने ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का 1889 में ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका जो थी उसी में इसका एक विशेषांक के रूप में इसको इन्होंने प्रकाशित करवाया। कब करवाया, तो 1888 ईस्वी में इसका प्रकाशन इन्हें करवाया। इसका हिंदी में अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया। अब इस ग्रंथ को यदि देखा जाता है सही अर्थों में तो हिंदी साहित्य का ये प्रथम इतिहास के रूप में ये जाना जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल किसने कहा, तो आधार काल यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी या फिर डी। तो आधार काल यदि पूछा जाता है तो किसने कहा, आधार काल यदि देखा जाता है तो जो है सी यहाँ पे हो जाता है कि मोहन अवस्थी ने कहा इसको। किसने कहा, तो मोहन अवस्थी ने कहा इसको। क्या कहा, तो आधार काल। डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने और सुमन राजे ने भी आदि काल को आधार काल कहा है, जबकि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीत काल का नाम कला काल कहा है। तो यहाँ पे विभिन्न सारे लोग ऐसे हैं जो है यदि इसे मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा और सुमन राजे ने भी आधार काल ही इसको कहा है। तो यहाँ पे हमने जो है कुछ प्रश्नों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे प्रैक्टिस सेट और आपकी तैयारी भी अच्छी दिशा में जा रही होगी। हम उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को लाने का प्रयास करते हैं जिससे आपकी परीक्षा में इसको पढ़ने से मजबूती मिले और आप अपनी परीक्षा में सफल हों। धन्यवाद।